फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या FRA है किसका? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। हाँ जी, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट भी इसे कहते हैं। फॉरवर्ड है क्या चीज? आपके मार्केट रिस्क को कम करता है, हेज करता है। मतलब मार्केट का रिस्क क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आपने शायद पढ़ा तो होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क क्या होता है? कि रेट कम या ज्यादा ना हो जाए। अगर आपने लोन लिया है और फ्लोटिंग रेट पे लिया है तो रिस्क क्या है? कहीं इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना हो जाए। फिक्स रेट पर लिया है तो ये रिस्क है कहीं कि इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए। सेम एज इट इज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी तक ना इन्वेस्टमेंट वाला केस पेपर में आया नहीं है, आ भी सकता है, अभी तक आया नहीं है, और ना ही हमारी बुक में कोई उसका एक क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट का केस। जितने भी केस आए हैं ना वो सारे के सारे लोन के केस हैं। अब हमने वैसे एक एक सवाल मैं आपको इन्वेस्टमेंट का करवाऊंगा, ज्यादा प्रैक्टिस मैं भी लोन की करवाऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट का केस आ जाए, क्योंकि सारा सीन ही उल्टा हो जाता है। अब पहली बात तो ये है कि मार्केट का रिस्क में पहले हम पढ़ रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट। पेपर में सवाल आ सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क क्या है। वो हमने कहना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क है कि कहीं रिस्क कम या ज्यादा ना हो जाए। फिर आपने दो तीन लाइनें लिखनी है कि इफ वी टेक अ लोन विद फ्लोटिंग रेट, तो फिर रिस्क क्या है कि रेट कहीं ज्यादा ना हो जाए। अगर आपने कहा भाई जितना मार्केट का रेट होगा ना मैं उतना आपको इंटरेस्ट दूंगा, अब रिस्क ये है फ्यूचर के अंदर कहीं रेट ज्यादा ना हो जाए और हमें कॉस्ट ज्यादा ना पड़ जाए। आपने फिक्स रेट करवाया हुआ है कि भाई जो मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो मैं आपको 10% दूंगा, और अब अगर रेट बढ़ गया तो फिर ये रिस्क नहीं है। अब रिस्क क्या है कि अगर लोग 8% पे लोन ले रहे हैं और आपने 10% पे फिक्स करवाया हुआ है तो ये रिस्क है। ये पॉजिटिव भी आ सकता है आपके लिए और नेगेटिव भी हो सकता है। अब उस रिस्क को हेज करने के लिए, उस एक्सपोजर को हेज करने के लिए, एक्सपोजर किसे कहते हैं? फाइनेंशियल रिस्क को, उसको हेज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हमारे पास एक है FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कहानियों से निकल के बाद डायरेक्ट अपने सिलेबस पे जाने लगे। अब होता यह है कि सपोज आपको लोन चाहिए, एक कंपनी है, उस लोन चाहिए, अ कंपनी required a loan of rupees 20 million after 3 months for 6 months। इसका मतलब क्या है? 3 माह बाद चाहिए, 6 महीनों के लिए चाहिए। और इस चीज को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3 वर्सेस 9। 3 वर्सेस 9। अगर कभी किसी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल हुई हो 3 वर्सेस 9, तो हमने क्या कहना है कि आज के 3 महीने बाद 6 महीनों के लिए, मतलब 3 से आगे जो टाइम होगा ना वो काउंट होगा इतने टाइम के लिए चाहिए। ये जो 3 और 9 है ना ये दोनों टाइम आज से रिलेट करते हैं। आज हम सपोज दैट ईयर 1 पे हैं, आज के 3 साल बाद फिर 3 से आगे कितने टाइम के लिए चाहिए? 6 महीनों के लिए। तो वो टाइम आज से कितना टाइम बन गया? 9 महीने। तो पेपर में ये लाइन लिखी जा सकती है, आपको ये वर्डिंग आ सकती है कि अगर 3 वर्सेस 9 लिखा हुआ है ना या 3/9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 महीने बाद 6 माह के लिए। तो फिर रिस्क क्या है भला? लोन है। तो कल को कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ना हो जाए, जो आज रेट चल रहा है कल को कहीं रेट ज्यादा ना हो जाए। अब हुआ ये टुडे या करंट इंटरेस्ट रेट इज
12% कर लेते हैं। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट इज 13% to 14%. After 3 months, rate of interest is 15.2%. Find gain या loss on forward. दूसरा, find forward settlement amount पर्सन लिख लिया। देखो ये कंपनी को 20 मिलियन का लोन चाहिए आज के 3 महीने बाद 6 महीनों के लिए। आज का रेट 12% है। फॉरवर्ड के अंदर ना आज का रेट की कोई औकात नहीं, वो किसी काम का नहीं, गिवन है नहीं गिवन खत्म। फॉरवर्ड के अंदर किसी भी फॉरवर्ड के अंदर, क्योंकि हमने फॉरवर्ड तकरीबन तीनों केसेस में पढ़ना है। तो इसकी ताल्लुक है एग्रीमेंट डेट, फॉरवर्ड रेट और 3 महीने बाद के रेट से। कई मेथड से सवाल हल हो सकता है। पेपर में हम कोई एक मेथड रखेंगे अपने पास। करें स्टार्ट जी। सबसे पहले एक सवाल आपको पेपर में आ सकता है कि आपने लॉन्ग पोजीशन, टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन या टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन, या सवाल आ सकता है बाय करना है कॉन्ट्रैक्ट या सेल करना है कॉन्ट्रैक्ट। ये दो सवाल एक ही हैं। टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट, टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन का मतलब है सेल द कॉन्ट्रैक्ट। ये नाम है इसके, अगर ये इसके अंदर ना नाम इस्तेमाल होते हैं। टेकिंग, ये साइड पे लिखना है कहीं, टेकिंग लॉन्ग पोजीशन, इसका मतलब होता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड है या फिर फ्यूचर है, वट एवर, बाय द कॉन्ट्रैक्ट। टेकिंग शॉर्ट पोजीशन, सेल द कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों केसेस के अंदर बाय द कॉन्ट्रैक्ट और सेल द कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे सवाल हमने इससे बाहर निकल के करना है। सवाल करने के लिए हमने इसको कंसीडर नहीं करना यानी एक सवाल मैं करवाऊंगा इसको कंसीडर करके भी, ठीक है, वरना हमने फॉरवर्ड का क्वेश्चन इसको देख कर नहीं करना है, डायरेक्ट ही हमारा हो जाना है। हाँ, लेकिन ये अगर वो कहता है सवाल के अंदर ऐसे सिचुएशन दे दे और कहे कब बताओ ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है या सेल करना है, तो फिर आपने बताना। अब बाय कब करना है? अगर आपको लगे आने वाले दिनों में किसी भी चीज की कॉस्ट बढ़ जाएगी या आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, आपका लॉस बढ़ जाएगा, तो बाय कर लो, टेकिंग लॉन्ग पोजीशन किसी भी वैल्यू। अगर आपको लगता है कल को आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने का डर है ना, रिस्क बढ़ने का है, वैल्यू बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, टेकिंग लॉन्ग पोजीशन, बाय द कॉन्ट्रैक्ट। आज ही खरीद लो, कल अगर कीमत बढ़ने का खतरा है ना तो आज खरीद लो, उसी आज की कीमत पे खरीद लो, वो बढ़ने वाला खतरा टाल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे भाई ये कीमत है, मैंने इस पे खरीदना। अब अगर आपको लगता है किसी की वैल्यू कम हो जाएगी, आपको लगता है फ्यूचर में आपकी इनकम कम हो जाएगी, आपका फायदा कम हो जाएगा, तो ये भी एक रिस्क है। अगर इनकम ज्यादा हो जाएगी, ये रिस्क है? ये तो रिस्क है ही नहीं। अगर आपको लगता है कल को किसी चीज की वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन, और उसे कहते हैं आज ही बेच दो। मिसाल के तौर पर एक सादा एग्जांपल, मुझे लगता है पेन में अगर आज बेचता हूं ना 5 रुपए का बिक जाएगा। अब
अगर मुझे ये लगे कि कल को कीमत बढ़ जाएगी तो कोई रिस्क है? में तो रिस्क ही नहीं है। तो रिस्क क्या है? कल को इसकी कीमत कम ना हो जाएगी, तो मैं फिर आज एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, इसकी कीमत फिक्स कर देता हूं। कल को ज्यादा होगी तो मेरा नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन अगर कम हो गई वो नुकसान, क्योंकि है ही टू वे। ठीक होगी बात? अब ये बात हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा पेपर में अगर एमसीक्यूज आ गया तो, टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन एंड टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन। ठीक होगी बात? मैं इसको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन से भी करवाऊंगा सवाल, डायरेक्ट भी करवाऊंगा। पेपर में फॉरवर्ड का क्वेश्चन हम डायरेक्ट किया करेंगे। हाँ जी, सवाल ये है, आपने 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ना फिक्स करवा लिया, कौन सा रेट फिक्स करवाओगे? ये दो रेट गिवन है, एक 13% है और एक 14% है। आप किस पे करोगे? किस पे आपका एग्रीमेंट होगा? 13% पे या 14% पे? आप गए हो बैंक में, गए हो बैंक को कहते हो कि जनाब मैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करने आया हूं, वो आपको कहता है जी हाँ जी कितने महीनों का? आप कहते हो जी 3 मंथ का। वो आपके सामने रेट लिख देता है जिसके ऊपर लिखा होता है 3 मंथ फॉरवर्ड, 4 मंथ फॉरवर्ड, 5 मंथ फॉरवर्ड, 6 मंथ फॉरवर्ड, सारे लिखे होते हैं। और आपके आगे दो रेट लिखे होते हैं सबके सामने, एक जी 13 यानी लिखा हुआ है 13% और एक लिखा हुआ है 14%। हमने से इसमें से कौन सा रेट लेंगे, 13% या 14%? अब सुने, हम जब बैंक में जाते हैं ना, वो जो हमें दो रेट देता है वो दो चीजों के लिए होते हैं। अगर आपने लोन लेना है ना तो 14%, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 13%, क्योंकि उसका बिजनेस है ना। और पेपर में सबसे ज्यादा गलती हो जाती है, और कई दफा बच्चों से गलतियां होती। इस दफा पेपर में जो सवाल आना है ना, ऑप्शन वाला सवाल तो उसने दे दिया। इस दफा ऑप्शन में से सवाल नहीं आएगा, सवाल फॉरवर्ड या फ्यूचर का ही है इस दफा, या मनी मार्केट हेज का है। और सवाल इस दफा आसान होना है, लेकिन लास्ट टाइम बच्चों का आसान सवाल था, हम करेंगे भी सही, लेकिन बच्चों से नहीं हुआ मुझे लगता है, क्योंकि बहुत कम रिजल्ट है, हमने देखा भी था सबसे कम रिजल्ट इसी चैप्टर के रिजल्ट था। आपने, वो कहता है बाय या सेल, वर्ड क्या इस्तेमाल करता है? बाय। बाय करोगे फॉरवर्ड या सेल करोगे? मैंने तो आपको वैसे रटल लगवा देना, समय लगे ना लगे सवाल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको यहां से देखना है, कंपनी रिक्वायर्ड अ लोन of rupees 20 million after 3 month for 6 month 3 versus this। अब आपने लोन लेना है, कहीं कल को उसकी वैल्यू बढ़ ना जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, आप कहते हो जी बाय फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप अगर बाय करोगे तो बताओ ज्यादा कीमत पर करोगे या कम? कम कीमत पर करेंगे, 13% लेना चाहिए। लेकिन ये जो बाय और सेल है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया होता, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया होता है, जिस वजह से सवाल गलत हो जाता है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, जो गिवन होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन होता है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम क्या करेंगे, हम ना बैंक को देखते हैं ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं। अगर मुझे लगता है कि कल को मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेट ऑफ बाय द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हमने पॉइंट ऑफ व्यू देखा नहीं बैंक का है या मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर कल को वो वैल्यू कम होने का चांस है तो अगली बात, हमने अपने आप को हमेशा एडवर्स पोजीशन में रखना है, क्योंकि बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, बैंक अपना फायदा लेगा। बैंक एक दुकानदार है, उसने सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है। अगर हम पैसे उसको जमा करवाएंगे, वो हमें रेट क्या देगा? 13%। अगर कोई उससे पैसे लेगा, वो क्या रेट अप्लाई करेगा? 14%। ये बातें दो समझ लगी। बाय कॉन्ट्रैक्ट और सेल कॉन्ट्रैक्ट को आपने, वो होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने देखना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? अगर हमने सिंपल देखना है कि वैल्यू बढ़ने का चांस है तो बाय, कम होने का चांस है सेल। बाय सेल को हमने वैसे भी नहीं देखना। अगली बात हम देखते हैं कि हमने कौन सा रेट लेना है। अगर हम लोन ले रहे हैं ना तो ज्यादा रेट, हालांकि हमें कम लेना चाहिए, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम रेट। ठीक है, लोन के केस में हायर रेट और इन्वेस्टमेंट के केस में कभी कभार वो इस तरह से भी बता देता है इसी चीज को। वो कहता है सपोज मैं कर देता हूं, वो देख देता है 13.5% और आगे लिख देता है प्लस माइनस 0.5%। इसका मतलब क्या होगा बोला?
कि अगर आपने लोन लेना है तो 0.5 प्लस करके देंगे, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 0.5 माइनस करके देगा। ये दो केस होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के। डन। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हर जगह हमने इस्तेमाल करने हैं। बाय कॉन्ट्रैक्ट, सेल कॉन्ट्रैक्ट की बात आपको पता होनी चाहिए। बाय होता है टेकिंग लॉन्ग पोजीशन, सेल होता है टेकिंग शॉर्ट पोजीशन। और उसके बाद रेट की मसला आ गया, तो जब भी हम देखेंगे किस रेट में बैंक को फायदा है और हमें नुकसान है, वो रेट लिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे, डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा, पहला सवाल पूछा कि फाइंड गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड, गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड। हमने देखा कि हमारा रेट किस पे लॉक हुआ है, 14%। हमने कहा जी लोन 14% पे होगा। रेट हो कि 3 महीने के बाद मार्केट का रेट है क्या 15.2, हमें लॉस हुआ या हमें गेन हुआ, गेन हुआ, क्योंकि हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 14% पे, मार्केट में लोन मिल रहा है लोगों को 15.2% पे, तो हमें गेन हो गया। तो गेन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, गेन ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने मिलियन है, 20 मिलियन। 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.2% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कितना, कितना 0.12 मिलियन भी आना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 1.2% मल्टीप्लाई बाय 6/12 12 ओके। ये आ गया हमारे पास गेन या लॉस। उसके बाद है फॉरवर्ड सेटलमेंट। फॉरवर्ड सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि उसी वक्त अपना गेन या लॉस रियलाइज करवा लो, जो आपको फायदा या नुकसान, शर्त लगाई थी ना आपने, एक स्पेकुलेशन थी आपकी, अगर आप जीत गए तो अभी पैसे ले लो, अगर हार गए तो अभी दे दो। अब आपको फायदा कितने का हुआ, 0.12 मिलियन का। एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, क्यूएम का भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये जो 0.12 मिलियन का इंटरेस्ट में आपको फायदा हुआ है, ये क्या आपने लेना था लोन 3 महीने पे, कितने महीनों के लिए, 6 महीनों पे। ये जो इंटरेस्ट आपने अर्न करना था, ये ओवर द 6 मंथ अर्न करना था या उसी दिन अर्न कर लेना था जिस दिन लोन लिया या दिया, ओवर द 6 मंथ। क्योंकि मैं किसी से भी 20 मिलियन का लोन लेता हूं ना, मुझे जो फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी या मैं वो इंटरेस्ट लूंगा या दूंगा, जो भी करूंगा, वो ओवर द 6 मंथ होगा, ना कि मुझे उसी वक्त मैं लोन ले लूंगा और उसी वक्त सारा इंटरेस्ट दे दूंगा। और अगर मैंने सेटलमेंट करनी है, आज ही सेटलमेंट करनी है, मैं कहता हूं भाई मुझे आज ही फायदा नुकसान चाहिए, तो उसके लिए मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ये जो मेरा इंटरेस्ट है, ये कब अक्रू होगा, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक। अगर मैं किसी बैंक से लोन लेता, उसको मैंने अगर इंटरेस्ट देना था तो 6 महीने गुजरने थे तो इंटरेस्ट देना था, अगर लेना था तो 6 महीने गुजरने थे तो लेना था। तो अगर मैंने फॉरवर्ड सेटलमेंट करनी है, और फॉरवर्ड सेटलमेंट का मतलब क्या है, आज ही आप, यानी जिस दिन डिसाइड हो गया कि मैं जीत गया हूं या हार गया हूं, उसी दिन अगर सेटलमेंट करनी है तो वो किस वैल्यू पे होगी, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला वही है, फार्मूला आता है प्रेजेंट वैल्यू का, P इज इक्वल टू A/1 प्लस RT। आप कहोगे सर आपने ये फार्मूला क्यों नहीं लगाया, हालांकि तो हमने तो यही सोचा हुआ था कि ये फार्मूला लगना चाहिए। हाँ, मंथ के केस में हमेशा सिंपल इंटरेस्ट लगता होता है, मंथ जब भी होंगे ना उस वक्त कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी नहीं लगेगा। हाँ जी, तो फार्मूला लगा दें, फॉरवर्ड सेटलमेंट, ए कितना है, 0.12 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट कितना है, 0.152 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। अब तो मार्केट का रेट आना है ना, सेटलमेंट करवानी है, वो फॉरवर्ड पे नहीं होनी, वो किस पे होनी है, 3 मंथ के रेट के ऊपर। ये आफ्टर 3 मंथ का डेट है सारी।
ये आफ्टर 3 मंथ वाली है। ये जो जिसकी हम वर्किंग कर रहे हैं ना, ये किस दिन की है? तीसरे महीने वाली। कितना आंसर आ गया? 0.11। अब पेपर में और क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है? एक तो फॉरवर्ड सेटलमेंट पूछा जा सकता है। ये फॉरवर्ड गेन भी हुई है, ये गेन भी 0.11 ही है। आज का गेन चेक करना है ना हमने, ये 0.11 मिलियन ही है। और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं फॉरवर्ड के अंदर? वो पूछा जा सकता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना पड़ा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना रेट पड़ेगा? 14%। क्योंकि मार्केट का रेट जो मर्जी है, आपको कितना रेट पड़ेगा? वही रेट पड़ेगा जिस पर आपने दिया हुआ है। और अगर वो इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट कह दे, इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट, इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट, तो 20 मिलियन आपने लोन लेना है, आपको 14% के हिसाब से मिलेगा और मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये है इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट। 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना? 1.4 मिलियन। ये है मुख्तलिफ सवालों के जवाब इस क्वेश्चन के अंदर। अगर वो हमसे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल पूछेगा, अगर वो फॉरवर्ड सेटलमेंट ना भी पूछे, हमने फाइंड करनी है, पूछ रहे तो अच्छी बात है। पूछे या ना पूछे, फॉरवर्ड सेटलमेंट लाजमी बतानी है। ठीक होगी बात? इफेक्टिव रेट पूछेगा तो बताएंगे, कंपेयर करना हो तो आप बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट पूछेगा तो बताएंगे, कंपेयर करने के लिए कहेगा तो फाइंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। डन। अब गेन या लॉस का समझ लगे, अगर ना समझ लगे तो एक और तरीका भी है। आप मुझे बताएं, आपने कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, आपने किया बाय 14% पे। किस पे बाय किया? जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उस दिन चेक किया बाय करना या सेल करना। हमने किया बाय 14% पे, और जब 3 महीने गुजरे हैं ना, जो आपने बाय किया है वो सेल करना है, और अगर सेल किया है तो बाय करना है। जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया, या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे। उस वक्त हमने बाय किया 14% पे, 3 महीने गुजर गए, रेट कितना चल रहा था? 15.2%। एक चीज आपने 14% पे खरीदी थी, 15.2% पे बेच रहे हो। 14% पे खरीदी थी, 15.2% पे बेच रहे हो, तो आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो फायदा। ये इस तरह से आप अपना गेन ऑन फॉरवर्ड इस तरह से मेन फाइंड करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड का हम डायरेक्ट कर लेते हैं, टाइम बचता है, लिखने की भी जरूरत नहीं होती। चलें जी, एक सवाल आप मुझे करके दिखाएं ताकि आइडिया हो जाए फॉरवर्ड। एक सवाल मैं इन्वेस्टमेंट का केस करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल लोन का ही करते हैं। A company required 40 million loan under the terms 2/5. Current rate of interest, spot rate is 15%. One month forward, 13% to 14%. 2 month forward, 14% to 14.8%. 3 month forward,
15.5% to 16%, और 5 month फॉरवर्ड 16% to 16.5%. After 2 months, rate of interest is 16.2%, बल्कि आप यहां पर लिख लें 14.3%. हाँ जी, सवाल तो है यही. अब आपने फाइंड क्या करना है, वही सारी चीजें एक दफा फाइंड करके दे दें. गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड लिख ले, चाहे गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सेटलमेंट, फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट. हाँ जी, हो सकता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अप और डाउन दोनों हो सकते. हो गया उम्र आपका. ये आप लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में भी ना जाए, बाय या सेल पे ना जाए, डायरेक्ट कर सकते हैं. वो तो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए. हाँ जी, सबसे पहले
ये चीज तो खत्म, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर जो करंट रेट होता है ना, उसका कोई लेन देन नहीं होता। अब हमने ये देखना है कि 4 टाइप के उसने हमारे रेट सामने रख दिए, हमने इसमें से कौन सा रेट लेना होता है? 2 मंथ फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा ये है 2 महीने बाद लेना है और 3 महीनों के लिए लेना है। तो ये हमारा आ गया 2 मंथ, ये रेट हमारा फेवरेबल है, बाकी रेट हमारे किसी काम के नहीं है। और इस रेट के अंदर भी हमारा रेट कौन सा है? अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती तो 14%, और अगर आपने लॉ लेना है तो 14.8%। आगे चलते हैं। 2 महीने के बाद, ये था आज, ये है टुडे। आफ्टर 2 मंथ, जब वो दिन आया जिस दिन हमने एग्जीक्यूशन करनी थी, मैंने एग्रीमेंट किया हुआ था 14.8% के ऊपर रेट, यानी लोन लेने का, मुझे मिलेगा भी उसी रेट के ऊपर। लेकिन मार्केट के अंदर रेट कितना चल रहा है? 14.3%। मैंने बाय किया हुआ था 14.8 पे। बाय किसके ऊपर किया था? 14.8 पे बाय कॉन्ट्रैक्ट था ना, और मुझे सेल किस पे करना पड़ेगा? 14.3% पे। तो मुझे नुकसान हो गया या फायदा? कितने का नुकसान हुआ? 0.5%। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लॉस ऑन फॉरवर्ड या FRA, लॉस ऑन फॉरवर्ड। कितनी 20 मिलियन था लोन? 40 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.5% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, कितनी अमाउंट आ गई? 0.05 मिलियन। क्या ये मेरा लॉस है, या अभी ये तो टोटल इंटरेस्ट है 3 महीनों का? मैंने आप फाइंड क्या करना है? फॉरवर्ड सेटलमेंट। जब भी वो गेन या लॉस पूछे, फॉरवर्ड सेटलमेंट लाजमी फाइंड करनी है। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट कौन सा लेंगे? करंट रेट लेंगे या फॉरवर्ड रेट लेंगे? करंट रेट। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते वक्त हमेशा करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। 0.143 मल्टीप्लाइड बाय 3/, करंट रेट से मुराद है 2 महीने जिस दिन सेटलमेंट कर रहे हैं उस दिन का रेट। कितनी अमाउंट आ गई? 0.04। हाँ जी, 0.048। ये टोटल लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल में उसी दिन क्योंकि सेटलमेंट करनी होती है ना, उसी दिन का तो 0.048 आ जाए। उसके बाद अगली कहानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, कितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है? वो जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है ना, वही आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको तो वही रेट पड़ेगा। उसके बाद इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट। इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 40 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 14.8% मल्टीप्लाइड बाय 3/1.48। हाँ जी, कोई सवाल अगर आप पूछ रहे हैं सारे सिचुएशन के अंदर तो पूछें। जो रेट लेने में परेशानी आ रही है, जब आपको 2 महीने बाद का रेट करते हैं 14.3%, तो आप वेट कर लो 2 महीने बाद कर लो। पता नहीं ना, यही तो मसला है। ये जो उसने हमें दिया है ना, ये सारी सिचुएशन दी है, देखिए ना, ये डेट तक हमें नहीं पता था कि 14.3% है। हमें आज रेट क्या है? 15%। अब मुझे डर है कल को रेट बढ़ ना जाए, मैं बैंक पे चला गया, इस रेट पे लॉक करवा लिया, डर तो ये है ना सर, रेट बढ़ ना जाए। 14.3 के एस्टिमेट्स है। देखें, ये होता है टू वे। क्या होता है? टू वे। टू वे से क्या मुराद है कि रेट आने वाले दिनों में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है।
अब प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि बैंकों वालों को तो वो ज्यादा प्रेडिक्शन अच्छी होती है, हमसे भी ज्यादा। जैसे अगर आने वाले दिनों में जिस तरह से आप देखें 23% से 11% भी आया हुआ रेट, अब 11% से अगर बैंकों को लगता है या वो कुछ इस तरह की प्रोडिक्शन हो रही है बजट वगैरह से कि आने वाले 2 सालों के अंदर या आने वाले 1 साल के अंदर या 5 महीनों के अंदर ये रेट 9% पे चला जाएगा, तो फिर वो जो रेट सेट करेंगे वो भी उस हिसाब से करेंगे। अब जो ले मैन है, जो इसको फाइनेंस चीजों का पता नहीं है, वो जाएगा और वो एग्रीमेंट करके आएगा। ठीक होगी बात। तो ये असल में और भी है, इसको मैंने भी डिटेल में नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपका सवाल हल हो जाए। और सवाल हल करने को पहले साइड पे करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में काम किस तरह से हो रहा होता है, मार्केट के अंदर कैसे हो रहा होता है। कि हम जो अगर आपको लोन चाहिए ना, आपको लोन किस रेट पे मिलेगा पता है? आपको मिलेगा 14.3% पे। आपको तो उसी रेट पे मिलेगा ना जिस रेट पे आपने लोन लेने गया बैंक से, करंट रेट पे। ये जो 0.5 का मसला है, ये जो अपने एग्रीमेंट किया हुआ है ना, वो बैंक की सी एडजस्टमेंट होगी। अगर हम जीतेंगे तो वो हमें देगा पैसा, अगर हम हार गए तो हम उसको देंगे। हम 0.5 उसको देंगे, तो हमें टोटल रेट कितना पड़ जाएगा? 14.8%। यानी एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि यार इंश्योरेंस कंपनी जैसे होती है, इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि अगर आपका नुकसान इतना हो गया तो हम आपको कंपनसेट करके दे देंगे, ये भी एक तरह की इंश्योरेंस है। लेकिन ये इंश्योरेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ, अगर नुकसान ना हुआ तो फिर, तो अगर जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हमने देनी है ना, नुकसान ना हुआ तो क्या हुआ? वो हमारा एक्सपेंस हो गया। और अगर नुकसान हो गया और जितना नुकसान होना था उस हमने जो प्रीमियम दी तो उससे नॉर्मल नुकसान ज्यादा ही होता है, तो फिर हमें फायदा हो जाता है उस केस में। चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे 3 बात की। चले नेक्स्ट, एक इन्वेस्टमेंट का सवाल कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का सवाल अभी पेपर में नहीं आता, और ये सिंपल अभी फॉरवर्ड, अभी ना सिर्फ फॉरवर्ड एक इसलिए करवाया कि कल फ्यूचर थोड़ा डिफरेंट होता है और मुश्किल भी होता है। पेपर में ज्यादा आता भी फ्यूचर ही है, और ऑप्शन भी कल हो जाएगा। ठीक है ना, फ्यूचर और ऑप्शन। फॉरवर्ड तो आपके सामने ही है, वो खत्म हो गया। लेकिन ये सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉरवर्ड है, और फॉरवर्ड सब का ऐसा ही है। अ कंपनी wants to invest rupees 12 million, current rate is 14%। यहां पर आगे लिख लें फॉर 5 वर्सेस 11। करंट रेट इज 14%, 5 month फॉरवर्ड रेट इज 13% to 13.8%। आफ्टर 5 month rate is 14.5%। बाकी वही फिर आगे फर्दर फाइंड करें पहले गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड सेटलमेंट, फिर इफेक्टिव रेट, और इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम।
हो गया, गेन है लॉस कितना 0.01। फॉरवर्ड सेटलमेंट का होता है मेन गेन या लॉस, जो मेन होता है ना वो क्या होता है फॉरवर्ड सेटलमेंट। टोटल लॉस पूछे तो वो वही बताते हैं, लेकिन अगर सेटलमेंट का पूछे, क्योंकि ये फॉरवर्ड ये पूरी लॉस ऑन फॉरवर्ड। हमने रेट कौन सा लिया आपने 13% या 13.8%? 13%। पहली बात तो यह है कि रेट 13% लेना है, ठीक है। अब हमने 13% के ऊपर लॉक किया कि 13% के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 14, रेट तो ज्यादा हो गया। हमने सेल किया 13% पे और बाय किस पे करेंगे 14.5% पे। इन्वेस्टमेंट का केस है ना, सेल ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट का केस है ना। तो सेल किया 13% पे, और जो पहले सेल करना है बाद में बाय, जो पहले बाय बाद में सेल। 13% पे सेल किया, 14.5% पे बाय किया, तो गेन हुआ या लॉस? लॉस। कितना लॉस हो गया 1.5% का। तो हमारे पास है कितने मिलियन था 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय कितना 0. फिर हम लिखेंगे फॉरवर्ड सेटलमेंट 0.09 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.145। यहां पर कौन सा रेट लेना है एग्जीक्यूशन का करंट रेट मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 0.08। इफेक्टिव रेट कौन सा आएगा 13% और इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आएगा 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13% मल्टीप्लाई बाय 6 खत्म। तो ये आपका फॉरवर्ड खत्म हो गया।